नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर्स बूस्टर बाय पीटी एजुकेशन में सीजन 2 सेशन नंबर 35 में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया हैं और पूरी तरह से तैयार है अगले सेशन के लिए। सेशन 35 पर आ रहे हैं, सीरीज 60 तक चलेगी। हमारे यूट्यूब चैनल्स को आपका प्यार समर्थन बहुत आवश्यक है, देते चलिए दोस्तों। शुरू करते हैं बाबा जी के मोटिवेशन के साथ। बाबा जी कहते हैं, ई लर्निंग इज लर्निंग विद सेल्फ डिसिप्लिन, नॉट मियरली लर्निंग ओवर द इंटरनेट। तो आज हम अचानक से पिछले एक महीने में ये देख रहे हैं, अब सभी को मजबूरी में इंटरनेट पे पढ़ाई करनी पड़ रही है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, जो लोग नहीं भी करते थे वो सब अब इसी पे करवा रहे हैं। और उसमें अलग अलग अनुभव हो रहे हैं, अच्छे भी हो रहे हैं, खट्टे मीठे अनुभव भी हो रहे हैं, थोड़े खट्टे अनुभव ज्यादा ही हो रहे हैं लोगों को। बिकॉज स्टूडेंट्स में अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तो ई लर्निंग कभी भी सफल नहीं हो सकता। प्यारे साथियों, लर्निंग ओवर द इंटरनेट तो खैर ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात हो गई, बट यू हैव टू रियली फोकस ऑन डेवलपिंग सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप आत्म अनुशासित नहीं होंगे तो ई लर्निंग कभी काम आएगी ही नहीं। यह भारत के स्कूलों और कॉलेजों के लिए एक बहुत ही कड़वा सबक है और इस दिशा में अब सबको बहुत गहराई से इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को सोचना पड़ेगा कि 2020-21 के लिए करना क्या है। तो यह था बाबा जी का आज का संदेश। कैसा लगा आपको? कमेंट थ्रेड में इसको रिप्रोड्यूस कर दो, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारी आईएएस एकेडमी को भी आपके प्यार और समर्थन की आवश्यकता है। अप्रैल महीने में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं, गो हेड चेक दीज आउट। बहुत सारे कोर्सेस हैं, आईएएस का है, इंग्लिश इंप्रूवमेंट का है, एमबीए एंट्रेंस के कोर्सेस हैं। जानकारी लीजिए और आज के आज एनरोल कीजिए। सबसे पहले बहुत पॉजिटिव खबर से शुरू करेंगे प्यारे दोस्तों। ग्लोबल पैंडेमिक में अभी तक का सबसे ऐतिहासिक गिरावट होगा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में। 1945 विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो उस साल काफी गिरा। ग्लोबल रिसेशन 1975 जो कि एक ऑयल क्राइसिस की वजह से था, ऑयल शॉक, उस वक्त भी थोड़ा बहुत हुआ। 1983 के ग्लोबल रिसेशन में बहुत भयंकर हुआ। 2009 में हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ क्योंकि कंपनियां चालू थी। लेकिन हमारा ये 2020 का पैंडेमिक अब तक के सबसे अलग प्रकार की समस्या है, यह साबित होता है इस बार ग्राफ से। 2500 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो जाएगा 2020 में प्यारे दोस्तों। ये अलग अलग सोर्सेस से, खासतौर पर ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट से आया। अगर इस साइज को आप देखें, दिस शुड बी एबल टू टेल यू व्हाई 2020 इज वेरी डिफरेंट, प्राइमरली बिकॉज ऑफ अ कंप्लीट शटडाउन। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है नॉन इतिहास में। तो प्यारे दोस्तों, हमारे प्लेनेट के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है। अब प्लेनेट के लिए अच्छी खबर से हमारा मतलब है इंसानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि प्लेनेट तो खुद को रीजनरेट कर लेगा। इफ टुमारो द होमो सेपियन स्पीशीज वैनिशेस, द प्लेनेट विल रिकवर इन 5 years. It doesn't give a damn. It doesn't give a damn for any single species. I hope you understand. It's a self-regenerating system which has been around for 450 crore years. तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसानों को पड़ता है, इसलिए हमारे लिए अच्छी बात है। तो प्यारे दोस्तों, 2.5 बिलियन टन कार्बन इस साल कम जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो एमिशन कम हुए, थोड़ा बहुत स्टॉक कम क्रिएट होगा। अगर आप पिछले 30 सालों का लेखा जोखा देखें, एडवांस इकोनॉमीज ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसमें इंडिया और चाइना का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, तो 2019 तक हालात तो खराब ही थे। पेरिस क्लाइमेट डील की बातें बहुत हुई, लेकिन उसके 5 साल बाद तक, हालांकि 2020 से एक्चुएट होना था, अपने आप ही हो गया एक्चुएट पेरिस डील। तो अब आप देख ही रहे हैं कि CO2 एमिशंस तो बढ़ ही रहे हैं और 2019 में कुल 36.8 बिलियन टन CO2 निकला है। तो इस साल उसमें 2.5 बिलियन तो ऑटोमेटिकली कम हो गए, लेकिन वो भी इतनी बड़ी कटौती तो है नहीं। सो ओवरऑल कोरोना वायरस पैंडेमिक खत्म होने के बाद हमारे सामने इमीडिएटली क्लाइमेट क्राइसिस खड़ी है। 2030 की 1.5 डिग्री की रिपोर्ट सामने है। तो कोरोना वायरस की क्राइसिस हमारे लिए एक पॉजिटिव मौका है, ठंडे दिमाग से दुनिया के नेताओं को सोचने का कि भैया अब आगे क्या करना है। क्योंकि 2-3 साल में जैसे ही आप इस पूरी क्राइसिस से बाहर आएंगे, वैक्सीन बन चुकी होगी, होपफुली दवाइयां आ चुकी होंगी और हम बाहर आ जाएंगे, या दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होगी सोशल आइसोलेशन के चलते, जो भी होगा वो आप और हम सब एक साथ ही फील करेंगे। तो उसके बाद हमें 2030 देखना, अदरवाइज वो अगली क्राइसिस सामने हॉट हाउस अर्थ की। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि हमें यह मौका तो मिला। आई होप आपको सब समझ में आ गया पूरा। तो अब आप हमारे 2 सवाल फटाफट नोट कीजिए। बहुत सारे प्यारे प्यारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करते हैं, उत्तर लिखते हैं, इसी से सब कुछ लाइव रहता है। प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ आप रोजाना वेबसाइट को भी बराबर फॉलो करें। आपको हमारी साइट पर सारे के सारे रिसोर्सेज बहुत रेगुलरली मिलेंगे, उन्हें आप अच्छे से फॉलो करें। एंड एट द सेम टाइम माय डियर स्टूडेंट्स, मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज लाइक CA with PT and
एक बार दिखाई देता हूं आपको। ये हमारी करंट अफेयर्स की साइट है प्यारे दोस्तों। इसी में आपको 365 कंटेंट का भी पेज मिलेगा। कंटिन्यूअसली अपडेट कर रही है हमारी टीम, पूरी मेहनत के साथ अपडेट कर रही है। बहुत बढ़िया से आप इन सबको यूज कीजिए। और सिविल्स तपस्या साइट भी याद रखिए, मैं जो एडिटोरियल दिखाते रहता हूं वो हमारे डेली डाइजेस्ट के फॉर्म जिन्होंने भरे हैं उन्हें आता है। डेली डाइजेस्ट हमारा रोज रात को 8 बजे शूट हो जाता है। आपका स्पैम बॉक्स चेक कर लेना, कहीं शिकायत हो तो कॉमेंट थ्रेड में लिख देना। हजारों हजारों बच्चों को डेली हमारा करंट अफेयर का डाइजेस्ट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक प्रोडक्ट है, वो जाता है। तो भैया है, जरा वो भी शेयर कर ही दीजिए। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल, व्हाट इज द 1.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी, ये जल्दी से बता दीजिए। और दूसरा सवाल, इज द पोटेंशियल decrease in CO2 emission for 2020 likely to make a dent in the global warming that mankind now faces? तो बहुत अच्छे सवाल हैं, उत्तर दीजिएगा प्यारे दोस्तों। दूसरी पॉजिटिव खबर यह है कि भारत सरकार ने सभी प्राइवेट अस्पतालों को बोला है, हर किसी से कोविड-19 का टेस्ट कंपलसरी नहीं करवाने का। एक बहुत बड़ा अलग ही प्रॉब्लम खड़ा हो गया भारत में। कोविड का तो जो पेशेंट है वो है, जो नॉन कोविड पेशेंट है, जिसको कैंसर की कीमोथेरेपी करवानी है, रेडिएशन करवाना है, डायलिसिस करवाना है, अपने हार्ट का कुछ इलाज करवाना है, बहुत सारे ऐसे मरीज, डिलीवरीज के लिए लेडीज आई हुई हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है, रुका पड़ा है। क्योंकि हॉस्पिटल सीधे बोलते हैं कोविड का टेस्ट करा क्या, उसके बाद देखेंगे। लिटरली बाहर से धक्के मार के निकाल रहे हैं, इन कोलोक्वियल लैंग्वेज अगर मैं बोलूं, जो एक बहुत ही अमानवीय परिस्थिति है। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स ने सरकार को यह चेताया है कि डेथ्स फ्रॉम नॉन कोविड डिजीजेस में एक्सीड द डेथ फ्रॉम कोविड डिजीजेस अगर ऐसे ही चलता रहा तो। और उसकी तो बिल्कुल पक्की खबरें आने लग गई हैं, कई जगह लोगों की मौतें हो गई जो अदरवाइज नहीं होती। तो दोस्तों इस बात की खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए, भारत सरकार ने वार्न कर दिया है सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कि जब तक सिम्टोमेटिक आदमी या औरत नहीं आए, आप कोविड-19 टेस्टिंग का दबाव नहीं डालेंगे। ये फंडा आपको समझ में आया दोस्तों? सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, बहुत ध्यान से देख लीजिए। और अगर किसी भी अस्पताल में आप जानते हैं कि जिस तरह परेशान किया जा रहा है, आप शिकायत भी कर सकते हैं। सरकार क्या करेगी शिकायत का वो सरकार ही जाने, बट एटलीस्ट दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप। ये एक्चुअली जिस दिन से लॉकडाउन आया, पैरेलल में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 को लगातार इस तरह के अनाउंसमेंट्स होने चाहिए। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, जैसे मैंने कहा। तो मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क दैट द नॉन कोविड पेशेंट्स इन इंडिया आर नाउ फेसिंग? प्यारे दोस्तों, तीसरी पॉजिटिव खबर यह है कि रविशंकर प्रसाद जी भारी जोश में आ गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम कोई चीन के खिलाफ काम नहीं करते, लेकिन अगर कोई कंपनी चीन में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के दूसरी कंट्री में जाना चाहती है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क के लिए, उसका स्वागत है भारत में। एंड वी कैन बिकम अ लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड, बहुत अच्छी बात है। तो ही इज वेरी होपफुल कि हम बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसमें काफी सारे इंसेंटिव, 50,000 करोड़ का एक पैकेज इनका दावा है कि हम लाए हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड पैकेज 2.0, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाएंगे, प्रमोशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर ये होता है और धीरे धीरे एक ट्रेंड बनता है, वैसे ही वो लोग वियतनाम जाना, दूसरी जगह जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ऑल सेड एंड डन भारत में जिस प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग पे आप मत जाइए। वो सिर्फ दिल्ली मुंबई के 2 शहरों के लिए होती है। 500 शहरों पे करोगे तो आपका काफी लो रैंक ही निकलना, बिकॉज लास्ट माइल इश्यूज बहुत हैं। किसी भी एंटरप्रेन्योर से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो हो रही है। तो प्यारे दोस्तों, हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द 3 स्टेप्स यू वुड रिकमेंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक टू अट्रैक्ट कंपनीज लीविंग चाइना? तो आज हमने ये 3 बड़ी पॉजिटिव खबरों पे बात की दोस्तों। उम्मीद करूंगा आपको थोड़ा जोश आ गया। पीटी एजुकेशन को कंट्रीब्यूट लगातार करते चलें, आपके स्क्रीन पर लिंक है। थैंक यू सो मच। क्या एक स्टिमुलस आएगा? भारत का कॉरपोरेट सेक्टर 5 से 10% जीडीपी के बराबर का स्टिमुलस डिमांड कर रहा है। उनका यह कहना है कि ओवरऑल स्टिमुलस में पहले तो गरीब और वंचित वर्ग के लिए होना चाहिए, माइग्रेंट लेबरर्स के लिए होना चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए होना चाहिए, और उसके बाद बाकी की मेन स्ट्रीम बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए होना चाहिए। इनका कहना है कि 5 से 10% का भैया स्टिमुलस ले आओ। भारत का जीडीपी पिछले साल सेकेंड एडवांस एस्टीमेट मॉस्पी का फरवरी जो में आया था, ये सब पैंडेमिक का नाटक शुरू होने से पहले, वो था 203 लाख करोड़ रुपए। तो 5 से 10% का मतलब है 10 से 20 लाख करोड़ का। ये हम आपसे 1 महीने से बोल रहे हैं कि इससे कम में गाड़ी चलेगी ही नहीं ना, क्योंकि गाड़ी अभी ठप पड़ी हुई है। और आप जिस दिन लॉकडाउन ओपन करेंगे, भगवान करे 4 मई को हो जाए, जब भी होगा, स्टैगर्ड होगा, जैसा भी होगा,
कोई पहले दिन से इंजन चलना थोड़ी लगेगा। माइग्रेंट लेबरर्स आधे तो घर जा चुके हैं, एकदम से वापस भी नहीं आएंगे, चाहेंगे भी नहीं आपकी एकदम से आ जाएं, उसमें और खतरा है। तो दिस मीन दैट ओनली अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फिस्कल स्टिमुलस, मॉनेटरी स्टिमुलस नहीं। आरबीआई की अपनी सीमाएं हैं, आरबीआई लिक्विडिटी वगैरह अरेंज करके आपको दे सकता है, आरबीआई वो सारा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट का काम, लेकिन जो एक्चुअल हार्ड कैश लोगों के हाथ में देना है ना, वो काम तो सरकार को ही करना है। तो इसमें ये सारी चीजें करने की कोशिश है, आपके सामने स्क्रीन पर है ही, कि भी 5 से 10% में आप कैश इन द हैंड्स ऑफ पुअर दे दो, एम्पल लिक्विडिटी छोटी कंपनियों, ताकि कंपनियां जिंदा रहे, नहीं तो डूबी जाएंगी। और मेजर्स फॉर रिवाइवल ऑफ सर्विसेज सेक्टर ये किया जाए, और उसके अलावा भी कुछ सजेशंस इसमें दिए हुए हैं। गरीब कल्याण योजना को और एक्सपांड किया जाए। तो क्या ये होगा पता नहीं, अब ये तो समय ही बताएगा। और अभी थोड़ी देर में आपको एक न्यूज भी बताएगी। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द 10 मेजर थिंग्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड अर्जेंटली परस्यू टू गिव अ मेजर फिस्कल पुश टू द इकोनॉमी। इस पर परीक्षा में सवाल बनेंगे ही बनेंगे दोस्तों, तो अच्छे से इस पर तैयारी रखिएगा। हम इस पर काफी फ्रीक्वेंटली बात कर रहे हैं। अब भैया थोड़ा ठंडा पानी आपकी उम्मीदों पर डालने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री आ गई है। इंडस्ट्री स्टिमुलस तो अभी एजेंडा पर है ही नहीं। और सेकंड पैकेज, पहला पैकेज आपको पता ही है 0.8% ऑफ जीडीपी का गरीब कल्याण पैकेज, जिसमें बेसिकली आधी चीजें तो 1.7 लाख करोड़ में से फ्रंट लोडिंग ही थी इस साल की। उस प्रकार का दूसरा पैकेज आ रहा है। इसमें इनका कहना है कि एमएसएमईज, फार्मर्स, विमेन, पुअर, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कैश और फूड की व्यवस्था करने का इरादा है। नरेगा का वेज रेट, मिनिमम वेज रेट अभी थोड़ा बढ़ाया गया था, जो मार्केट के रेट से वैसे भी आधा ही होता है, उसको थोड़ा और बढ़ाएंगे। पीएम किसान के जितने डिसबर्समेंट है 75,000 करोड़ का बजट में प्लान था, वो स्टिमुलस में नहीं काउंट होगा, उसको थोड़ा बढ़ाएंगे। और स्पेसिफिक इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्टिमुलस का अभी कोई प्लान नहीं है। मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार की स्ट्रेटजी आखिर है क्या। मुझे लगता है कि सरकार रेटिंग एजेंसीज, 15 फाइनेंस कमीशन और फिस्कल हॉक्स के काफी दबाव में है। सरकार गलती कर रही है बहुत बड़ी। रेटिंग एजेंसीज को बोलो गुड बाय, 2 साल के बाद मिलेंगे, बोरिया बिस्तर बांध दो, फूट लो पतली गली से। अरे रेटिंग वगैरह छोड़ो, पूरे पूरे देश डूब गए दुनिया में, रेटिंग का क्या करना। सबको पता है कि अब रेटिंग का कोई मतलब नहीं है अगले 2 साल के लिए, लेकिन वो दबाव है। 15 फाइनेंस कमीशन ने तो हाल ही में एक बड़ा अजीब और गरीब स्टेटमेंट दिया है कि हाँ स्टेट्स 0.5, वो अभी भी 0.5% और उसी दायरे में ही सोच रहे हैं। दिस इज अ पैंडेमिक, यू हैव शट द कंट्री डाउन फॉर मल्टीपल वीक्स, प्लीज कम आउट ऑफ दैट rigorous fiscal conservatism, otherwise there will be no fiscal left to conserve. खैर एनीवे, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबको अधिकार है, लेकिन अब स्टिमुलस की आवश्यकता है। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला सवाल नोट करें, why are the fiscal hawks still not convinced that the country needs a major fiscal stimulus? दोस्तों, भारत में डिस्ट्रिक्ट वार क्या अभी स्थिति चल रही है वो आपके सामने है। हाल ही में डॉक्टर पॉल, काफी बड़ी एक टीम के लीडर है नीति आयोग के, उन्होंने एक लंबा चौड़ा ग्राफ दिया था प्रेस मीट में कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 से 20 मई के बीच में ये पूरा रेट ऑफ ग्रोथ 0 हो जाएगा। उनका वो ग्राफ देना था और उसके अगले दिन नीति आयोग में केसेस निकल आए, पूरी बिल्डिंग ही सील हो गई। प्यारे दोस्तों, फिलहाल डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज क्या स्थिति है, ब्लू में आपको बताया जा रहा है कि कम से कम एक कोविड केस आया मार्च 28 से अप्रैल 28 में, कितने कितने जिलों में आया देख लीजिए। और अगर एक केस आया है, इसका मतलब और बहुत सारे हिडन केसेस हो सकते हैं, और ऐसे जिले जिनमें 50 से ज्यादा केसेस इस पीरियड में आ गए वो लाल में हैं। तो अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी परिस्थिति है। देखिए एक बात समझ लीजिए, भारत जो है ना, एक देश होने से कहीं ज्यादा एक उपमहाद्वीप है जहां ये सब छोटे छोटे देश एक साथ काम कर रहे हैं। रीजनल इनइक्वालिटीज आर अ वे ऑफ लाइफ। अरे भाई, इसीलिए तो 15 फाइनेंस कमीशन या आज तक के जितने भी आर्टिकल 280 के तहत बने हुए फाइनेंस कमीशंस हैं, उन सब ने हमेशा क्या किया है, उन सब ने हमेशा हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन भी तो किया है ना फंड्स का। तो हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन हम क्यों करते हैं, ताकि राज्यों के बीच की रीजनल इनइक्वालिटीज को हम खत्म कर सकें। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन का तो मतलब ही यही होता है, यस और नो। तो दुर्भाग्यवश भारत में रीजनल इनइक्वालिटीज आर अ ट्रूथ ऑफ लाइफ, उससे कोई भी इंकार कर ही नहीं सकता है। और जब तक भारत में क्षेत्रीय असमानताएं रहेंगी, हर राज्य की कोविड से लड़ने की क्षमता अलग अलग होगी। तो ऐसे में केंद्र का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुनिया भर में कोविड की क्या कहानी है उस पर आ रहे हैं। आप हमारा अगला क्वेश्चन नोट करें। दोस्तों, हम जितने भी क्वेश्चंस आपको बताते हैं वो इसलिए बताते हैं कि आपको सोचने का तरीका मिले, आप नोटबुक में कुछ लिखें, कमेंट्स में लिखें, साइट पर भी जाइए तो डेट वाइज आपको मिलेगा, वहां भी कमेंट में लिखिए, सब आप ही के लिए है, यूज कीजिए अच्छे से। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर मैसिव रीजनल इनइक्वालिटीज इन इंडियन स्टेट डिस्पाइट 7 decades ऑफ फ्रीडम। बहुत प्यारा सवाल है।
विश्व में क्या स्थिति है भैया? 30 लाख तक ये पहुंच गया ऑफिशियली। अनऑफिशियली नंबर बहुत बड़ा होगा दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली हर्ड इम्यूनिटी तो आनी आनी है ना। हर्ड इम्यूनिटी अल्टीमेटली, जब तक सैकड़ों करोड़ लोगों तक ये वायरस नहीं पहुंचेगा तो हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ सकती है। ये कॉन्सेप्ट हम आपको बहुत पहले बड़े अच्छे से बता चुके हैं। 2,10,000 लोगों की मौतें हो चुकी, बहुत भयानक आंकड़ा। 9.1 लाख हैव रिकवर्ड, बहुत अच्छा आंकड़ा। एंड फाइनली रिमेंबर दैट 9 आउट ऑफ एवरी 10 इन्फेक्टेड आर गोइंग टू गो होम। अब वो फिर से इन्फेक्ट होंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो जाएंगे जरूर, यस और नो। तो कोरोना से हम लड़ेंगे और लड़के जीतेंगे, और इसके बाद की दुनिया बहुत अलग होगी। तो फिलहाल लड़ने के लिए आपको हम थोड़ा गोला बारूद दे दें। कोरोना माता का प्रसाद सभी लोग ले लीजिए। सेशन को लाइक और शेयर करो, मैं भी लगे हाथों ले लेता हूं। प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान रखें, आपकी पर्सनल हाइजीन ही आपकी सुरक्षा है। बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाने की कोशिश कीजिएगा मत, क्योंकि अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो आपको डबल सुरक्षा रखनी है। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड? बहुत प्यारा सवाल है, कोमॉर्बिडिटी वाला। क्योंकि एक सजेशन ये आया है भारत सरकार के पास कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद बूढ़े बुजुर्गों को और कोमॉर्बिडिटी वाले कंडीशन को बाहर नहीं आने दिया जाए। बड़ा डिसीजन होगा अगर वैसा होता है तो उसमें तो राइट टू प्रिवेसी तो पूरी खड्डे में चली जाएगी, क्योंकि बड़ा इंडिविजुअल लेवल पर मॉनिटरिंग होना शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो वो हमने आपको अभी सवाल पूछ ही लिया कि कोमॉर्बिडिटी वाली क्या स्थिति होती है। महाराष्ट्र में स्थिति बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है और कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों को पढ़ने का समय भी आ गया है। आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि 27 मई को 6 महीने पूरे हो जाएंगे चीफ मिनिस्टर साहब के, उद्धव जी के, और किसी भी हालत में उसके पहले आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि एमएलए के चुनाव बंद हैं, क्योंकि इलेक्शन आयोग ने बोल दिया है कि भैया हो ही नहीं सकता। चुनाव आयोग ने कह दिया पैंडेमिक के चलते, हालांकि साउथ कोरिया में हुए हैं चुनाव, वो तो खैर एक अलग कहानी है, मैं सिर्फ बता रहा हूं रेफरेंस के लिए। तो अभी तक कोश्यारी साहब ने डिसीजन ही नहीं लिया, जबकि कैबिनेट अपना प्रस्ताव भेज चुका है। एंड द गवर्नर हैज टू एक्ट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तो आपको पता ही है ना। इसके ऊपर मैंने एक अलग से सेशन अभी तपस्या एनुअल प्रिपरेशन में पूरा लोड किया था, द 6 मंथ्स रूल। वो जरूर देखना आप, आपको बहुत मजा आएगा। पीटी एजुकेशन HQ पे जो तपस्या की शानदार सीरीज चल रही है, उसमें 6 मंथ्स रूल पे पॉलिटी के तहत मैंने ये काफी सारे आर्टिकल्स के साथ समझाया, इसलिए वो मैं वापस यहां नहीं ले रहा हूं। तो आज कैबिनेट ने दोबारा भेज दिया है विथ ऑल द रेफरेंसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो अब गवर्नर साहब को शायद डिसीजन आज नहीं तो कल में लेना ही पड़ेगा, और अगर नहीं लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपके हाथ से सीएम का पोस्ट चला जाएगा, किसी दूसरे को अपॉइंट करेंगे, फिर हो सकता है 3-4 महीने बाद इनको वापस ले आए। यही होगा ना, इससे ज्यादा और क्या होगा? और फिर बात सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। तो अब आगे आने वाला समय आपके लिए अलग अलग आर्टिकल्स को रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। तो भारत में कोई भी बड़ी घटना दुर्घटना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को भारी टेंशन रहता है कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल लगे हुए, सारा ध्यान वही है, क्या करें भाई, वही है। तो प्यारे दोस्तों, अगला सवाल नोट करें, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द टिपिकल केस दैट मिस्टर उद्धव ठाकरे इज फेसिंग इन महाराष्ट्र। प्यारे साथियों, तपस्या की सीरीज बहुत शानदार चल रही है। आज हमारा डे 40 भी संपन्न हो गया। आज हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन पढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तो तपस्या की पूरी सीरीज को चैनल पर और साइट पर सिविल्स तपस्या पर फॉलो करें। अब फ्राइडे को होगा डे 41, 150 तक जा रहे हैं, और इतनी बढ़िया फ्री सीरीज चल रही है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ट्रंप ने सीधे सीधे चीन पर अब आरोप फाइनली लगा ही दिया है। और दूसरी खबर यह है कि क्या कोविड का स्प्रेड फाइनली स्लो डाउन हो रहा है। और तीसरी खबर, इसे एक खबर में 3 खबरें हैं, कुछ मिस्टरी ब्लड क्लॉट्स इन आईसीयू पेशेंट्स इज नाउ बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो पहली खबर यह है कि चीन ने हमें सही समय पर सही नहीं बताया, दुनिया को उल्लू बनाया, सारी दुनिया में यह फैल गया। अगर चाइना चाहता तो उसको रोक देता। ये नहीं बोला कि चाइना ने बायोलॉजिकल वॉरफेयर किया, ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें अलग होती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का गुस्सा फूट फूट के बाहर आ रहा है, क्योंकि उनका खुद का बहुत नुकसान हो गया ना, उनकी ये प्रेसिडेंसी पर बहुत बड़ा दाग लग गया है। प्लस अगली प्रेसिडेंसी में अब क्या होगा किसे पता। सो ही इज डेफिनेटली वेरी डेस्परेट राइट नाउ एंड ही वांट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्केपगोट फॉर इट। ये तो दिख ही रहा है ना जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं। क्या इसकी स्पीड कम हुई? और तीसरी जो चीज है कि आईसीयू पेशेंट्स में ब्लड क्लॉट्स की वजह से आपको एम्प्यूटेशन करने की नौबत आ रही है। तो ये वायरस अलग अलग तरीकों से नुकसान पहुंचा रहा है भैया, और इसीलिए खुद को बचाइए, वो बहुत जरूरी है। यही जो ग्राफ है इसको बड़ा करके यहां देख रहे हैं, यूएस नंबर 1 हो गया डेथ में 56,000। कैन यू बिलीव 56,000 अमेरिकन हैव डाइड। 1 जनवरी को यह आंकड़ा 0 था। दुनिया में एक अमेरिकन मरता तो यूएस उसके ऊपर ड्रोन अटैक कर देता है। अरे भैया, सुलेमानी को क्यों मारा था, ईरान के कमांडर को? क्योंकि कुछ अमेरिका से एफिलिएटेड लोग मारे गए थे। कुछ यहां 56,000 अमेरिकन मारे गए एंड अमेरिका इज हेल्पलेस।
क्योंकि 2.5 महीने लेट हो गए चीज को समझने में, और तब तक ये फैलता गया फैलता गया फैलता गया फैलता गया, और वो फैलाते गए दुनिया भर में, अमेरिकन जहां जहां गए। इटली 27,000 और स्पेन 24,000, दीज आर वेरी फ्राइटनिंग फिगर्स। और अभी कोई एकदम कंट्रोल में तो आया नहीं है, लेकिन अब कर्व्स की फ्लैटनिंग हो रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसमें भारत का कर्व वो लाल वाला है, किसी को नहीं पता। जैसे मैंने कहा ना, अभी हम इवॉल्विंग सिचुएशन में हैं, 6 महीने बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। भगवान से प्रार्थना है कि ये सब सही हो, बट देन वन नीड्स टू वेट एंड वॉच। हमारा अगला सवाल नोट करें प्यारे दोस्तों, व्हाट इज द सेकेंडरी कोलैटरल डैमेज दैट द वायरस कॉजेस इन दी पेशेंट्स इट एफ्लिक्ट्स। ये 10 ट्रूथ्स हैं कोविड के, मैंने आपको बोला ही है, ये मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूं। मैं हर बार ये स्लाइड इसलिए लाता हूं क्योंकि भैया ये समाज सेवा आपको भी करनी, आगे इन सच्चाइयों को फैलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर कहीं पर किसी के पास कोई फेक फॉरवर्ड आ गया है, कोई झूठी बात उसको बता दी गई है, ये 10 सच्चाइयां आप उन्हें बता दीजिए। हम सब चाहते हैं कि कल सुबह वैक्सीन आ जाए, हम सब यही चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि ड्रग्स आ जाए इफेक्टिव, लेकिन हम ये भी जानते हैं ना कि ऐसा इतनी जल्दी होना नहीं है। इसलिए किसी भी भ्रम से बचें, और ये कोविड ट्रूथ हमने लगा रखे हैं। आपसे निवेदन है, ये 10 कोविड ट्रूथ टाइप आउट करके कमेंट थ्रेड में लिख दीजिएगा, जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना अच्छा है। सरकार एक बहुत अच्छी स्कीम लाई थी, विवाद से विश्वास। अब बहुत गड़बड़ ये हो गई कि इसमें लाखों करोड़ों के जो केसेस अटके हुए हैं जुडिशरी में सालों सालों से। सरकार चाहती थी टैक्स कलेक्शन जल्दी से हो, कॉर्पोरेट चाहते थे झंझट से बाहर आओ, बहुत सारी माफी के साथ सरकार उनको जल्दी जल्दी बाहर निकलने का रास्ता दे रही थी। बजट में भी थी स्कीम। बजट में जो नहीं था वो था नोवेल कोरोना वायरस आ गया। अब इस स्कीम में यह था कि अप्रैल मई जून का क्वार्टर खत्म होने के पहले रोकड़ा जमा करा दो। अब कंपनियों का तो ये क्वार्टर हो गया जीरो या माइनस। सो मोस्ट ऑफ द फर्म्स विच हैड ऑप्टेड, अनलेस बहुत जायंट फर्म हो जिसके पास दसों हजारों करोड़ों पड़े बैंक में, उनके अलावा जो कंपनियां विच आर स्ट्रगलिंग वो इससे बाहर आ रही। उनका कहना है अब तो नॉर्मल लिटिगेशन में ही जाएंगे, होने तो जितने साल लगे, हमको कोई जल्दी नहीं, बिकॉज वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू पे एनीथिंग। ये बहुत बुरी खबर है। जानते हैं ये बुरी खबर क्यों है? ये है भारत सरकार का टैक्स कलेक्शन का सीन। 2019-20 में 7 क्वार्टर का स्टेडी जीडीपी डीग्रोथ हुआ है, आपको पता ही है। वहां तक 10.27 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ, टारगेट बहुत ज्यादा था। उसके पिछले साल कलेक्शन 11.3 लाख करोड़ था, और 2020-21 का टारगेट सरकार ने बड़ा अनरियलिस्टिक रखा था, 13.19 लाख करोड़। नाउ अगर पिछले साल 10.27 था और इस साल कोविड आ गया, तो ये 13.19 तो होना नहीं है। मेरा एस्टिमेट ये है कि ये कहीं भी 6.5, 7, 7.5 लाख करोड़ तक भी पहुंच गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि पूरा पूरा श्रिंक होगा ना, एंड वन अंडरस्टैंड दैट, उसमें किसी की गलती नहीं है। तो अगर वो उतना गिरेगा, और अगर ये विवाद से विश्वास जैसी चीजें भी नहीं हो पाएंगी, सरकार पे स्ट्रेस काफी ज्यादा होगा। अल्टीमेटली हेलीकॉप्टर मनी का जमाना आने वाला है दोस्तों। सरकार उसको सिर्फ डिले कर सकती है, बट इफ द गवर्नमेंट सीरियसली वांट द इकोनॉमी टू रोल, दे विल सूनर और लेटर हैव टू गो फॉर लार्ज स्केल क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड हेलीकॉप्टर मनी। इफ दे डोंट, देन उसके दूसरे इंप्लीकेशंस होंगे। आपको पूरी कहानी टैक्स की समझ में आ गई? ये बहुत महत्वपूर्ण था भैया। अगला सवाल नोट करें, 2 सवाल दे रहा हूं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द विवाद से विश्वास स्कीम नाउ इन लाइट ऑफ द पैंडेमिक? और अगला सवाल, कमेंट ऑन द जनरल टैक्स कलेक्शन सीन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्यारे दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो आज अपलोड करने वाला हूं। 2020-21 का जो एकेडमिक ईयर है, अब कुछ ऑथर्स को ऐसा लगने लगा है कि यह साल एकेडमिक्स के हिसाब से जीरो घोषित कर देने में ही भलाई है। Schools and colleges were not prepared for what happened. Nobody was prepared. And suddenly you have to go for social distancing. Schools and colleges cannot run with social distancing. I mean, let us be very practical. आप कर सकते हैं, लेकिन you know very well कि आप नहीं कर सकते हो। और अगर ये इमीडिएटली वैक्सीन और दवाई नहीं आती, जो कि नहीं आने वाली है, तो फिर आप स्कूल कॉलेज चलाओगे कैसे? ई लर्निंग एक बहुत ही सब ऑप्टिमल सोल्यूशन है, बिकॉज इंडियंस आर नॉट अकस्टम टू ई लर्निंग। स्कूल कॉलेज की बात कर रहा हूं, अदरवाइज ट्रेनिंग कोचिंग में तो हम खुद हजारों बच्चों को रोज पढ़ाते हैं, लेकिन अदरवाइज लोग उसके लिए तैयार ही नहीं है। तो आपकी सारी लर्निंग आउटकम सब ऑप्टिमल हो जाएगी, तो वैसे ही का बड़ा होना है। अब ये ऐसे बड़े सवाल हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को आज नहीं तो कल कॉल लेना ही पड़ेगा दोस्तों। इस पर मैं आज रात को वीडियो अपलोड करूंगा, वो मिस मत करना। तो क्या इस वर्ष को पूरी तरह से जीरो ईयर घोषित करना चाहिए? हमारा यही आपसे भी सवाल है। शुड 2020-21 बी डिक्लेयर्ड अ जीरो एकेडमिक ईयर? ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री भारत की शान है। देखिए दोस्तों, सन 2000 से 2010 के बीच भारत में 3 इंडस्ट्रीज उभरी। 2010 से 20 में एक भी नई इंडस्ट्री नहीं आई है। 2000 से 2010 में आया आईटी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री। अब ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री भारत की शान बन गई। पिछले साल $57 बिलियन का टर्नओवर किया है, मजाक नहीं है भैया।
इस साल अब पूरा रिवर्स गियर लग गया है, तो अब ये बहुत बड़े स्केल पर ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे और इस साल कोई नया इन्वेस्टमेंट होना नहीं है। दिस इज नॉट गुड न्यूज फॉर द एम्प्लॉयमेंट सीन इन इंडिया। तो भारत सरकार को अब एम्प्लॉयमेंट के लिए 5 साल का एक प्लान जल्दी से बना लेना चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्री आफ्टर इंडस्ट्री विल गो फॉर ऑटोमेशन एंड दैट इज नॉट गुड न्यूज। उसका सोशल साइड बड़ा डार्क होने वाला है। मेरा अगला सवाल नोट करेंगे, विच 3 मेजर इंडस्ट्रीज रोज इन इंडिया बिटवीन 2000 एंड 2010। और अगला सवाल, व्हाट आर द मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड इन द ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री। लेकिन जहां बुरी खबर होती है तो वहां अच्छी खबर पीछे पीछे आती है। कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो कह रही हैं, गोल्डमैन सैक्स जैसी, कि वट एवर ऑफर्स वी हैव मेड वी आर नॉट इन अ मूड टू कैंसल देम, वी विल कन्वर्ट इंटर्नशिप्स टू वर्चुअल इंटर्नशिप्स। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों गोल्डमैन में नौकरी कितनों की लगती है, तो चैलेंज बना रहेगा। एक चीज समझ लीजिए, इस चैलेंज से एज अ सोसाइटी ह्यूमंस हैव टू फाइट टुगेदर। अगर हम अभी बट जाएंगे इस लड़ाई में तो समझ लीजिए कि वायरस की ही जीत हो जाएगी। इसलिए हमें सावधान रहना है। सीधे सीधे ट्रंप ने तो कोविड के लिए चीन पे हमला कर ही दिया। आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल भय मुक्त नागरिक सिडनी के बॉन्डी बीच पे पहुंच गए, जिस क्षेत्र में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह समस्या 3 सालों तक सुलझने वाली नहीं है। अब अगर उस क्षेत्र में सिडनी के वेयर यू हैव अ हेवी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोरोना, पीपल आर एंजॉयिंग द बीच, और इस भीड़ में ही आप देख रहे हैं काहे की सोशल डिस्टेंसिंग। सो इट इज वेरी क्लियर that this virus may find it a conducive situation to keep jumping, और धीरे धीरे ही कंट्रोल में आएगा दादा। ये तो देखते हैं, भगवान करे कंट्रोल में आए, लेकिन अब ऐसी तस्वीरें आती तो समझ में आता है कि कंट्रोल में आएगा नहीं। अब दूसरा पॉलिटिकल एंगल देख लो गुरु, तुम सेशन में मजा आ रहा है नहीं तो लाइक करो, शेयर करो, दुनिया तक पहुंचाओ भैया। काफी मेहनत कर रहे हैं हम, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हालांकि अब सब बिल्कुल घर से ही हैं और यहां हम अकेले स्टूडियो चला रहे हैं, लेकिन फिर भी चला तो रहे। ऑस्ट्रेलिया ने चीन से सवाल पूछा कि ये जो हुआ ये कैसे हुआ, तो चीन ने तुरंत धमकी दे दी ऑस्ट्रेलिया को कि मैं इकोनॉमिक बॉयकॉट कर दूंगा तेरा, क्योंकि चाइना इज द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर। अब ऑस्ट्रेलिया को समझ में आएगा कि क्या होता है चीन से दोस्ती करने का परिणाम। दोस्तों आपको एक बात पता है, ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में लगभग सारे राजनीतिज्ञों को पिछले 10-15 सालों में चीन ने भर भर के डॉलर फंडिंग की है। ये सारे भेद अब खुल खुल के सामने आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में चीन ऐसा घुस गया है कि एंटी चाइना कोई आर्टिकल भी छपता है तो उस पर दबाव आ जाता है न्यूज़पेपर पे। इमेजिन इन ऑस्ट्रेलिया। तो चीन ने धमका दिया कि होश में रहने का, होश में रहने का। तो चीन ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया को अपना पाकिस्तानी समझ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला इधर इधर बता जरा क्या कहना क्या है तेरा। तो ऑस्ट्रेलिया में अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है भैया। देखते हैं, कोविड बहुत कुछ बदलेगा। हमारा अगला सवाल नोट कीजिए, व्हाट आर दी इमर्जिंग चाइना ऑस्ट्रेलिया टेंशंस ऑल अबाउट। आपके टेंशन को दूर करेगी हमारी ये सिंगल पीडीएफ 500 पेज की गवर्नमेंट एग्जाम्स की। इसे आप जरूर यूज कीजिए, इसकी लिंक भी कमेंट हेड में दी हुई है। अच्छे से यूज करें, आपको बहुत फायदा होगा। कैसे इन्फ्लेशन को मेजर करें पैंडेमिक में, यह बहुत बड़ा सवाल है। भारत में इन्फ्लेशन सीपीआई बेसिस पे मेजर होता है, सभी को पता है। एक स्टैंडर्डाइज बास्केट ऑफ गुड्स होती है कंजम्पशन की। पैंडेमिक में तो कंजम्पशन ही खत्म हो गया, तो कौन सा स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड। सो मेजरिंग इन्फ्लेशन इन अ पैंडेमिक इज अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज। डू यू नाउ रियलाइज दैट फॉर आरबीआई एमपीसी दिस विल बिकम अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज। सो इफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज फंडामेंटल एंकर बिकम्स मीनिंगलेस, तो आप कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी लाने वाले हो। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तो अब शक्ति बाबू ही दे सकते हैं। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाई इज इट यूजुअली वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इन्फ्लेशन इन एनी पैंडेमिक। आप मिशन पीटी को कंट्रीब्यूट करते चले, बहुत प्यारे प्यारे एडिटोरियल से, जैसे मैंने कहा डेली डाइजेस्ट में सब्सक्राइब कर लो, आपको ये बराबर मिलने लग जाएंगे। ऑनलाइन हमारे कोर्सेज में एनरोल जरूर कीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही, कल सेशन 36 के साथ फिर मिलेंगे। लाइक और शेयर करना मत भूलना भैया। नमस्ते, जय हिंद।